एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ वाह, रहा। एंडरसन क्या तरीका है रवीश जी का फैक्ट्स ढूंढने का। मजा आ गया रवीश जी। बोल रहा है, तब भी एंडरसन नहीं आ रहा है। वाह, चलो आज के लिए तो फैक्ट्स पूरे हुए, जरा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, राजा रवीश ने पत्रकारिता से संन्यास ले लिया है। नहीं नहीं नहीं, अरे अब गोदी मीडिया कौन करेगा? ये सरकार को झूठे फैक्ट से कौन अटैक करेगा? हिंदुओं को गालियां और विशेष समुदाय को ग्लोरीफाई कौन करेगा? दूसरों को चाटुकार कहने वाला खुद चमचागिरी कैसे करेगा? दरबारी मीडिया का तो बंटा धार हो गया। एनडीटीवी में 2 दशक से ज्यादा काम करने के बाद रवीश कुमार ने प्राइम टाइम पत्रकारिता छोड़ी और 2022 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू करके टीवी वाला बायस डिजिटल स्पेस में ले आए और वही बायस, सेलेक्टिव और नैरेटिव ड्रिवन कंटेंट फैलाना शुरू कर दिया। अब देखिए, साल 2026 की शुरुआत में मन में एक सवाल आता है कि क्या हो अगर रवीश कुमार पत्रकारिता से पूरी तरह रिटायरमेंट ले ले? अरे नहीं, हमें किसी की दुकान बंद करवाने का कोई शौक नहीं है और ना ही राजदीप सरदेसाई की तरह रवीश कुमार पर हर साल संन्यास लेने का भूत सवार है। लेकिन अपने YouTube चैनल पर बैठकर 1.4 करोड़ लोगों को जिस तरह रोज भ्रमित किया जा रहा है, उस बीच सोचिए अगर दरबारी मीडिया के ये रवीश संन्यास ले ले तो जनता को कितनी बायसनेस से मुक्ति मिल सकती है और थोड़ी देखिए राहत देश को भी मिलेगी। देखिए, एनडीटीवी के जरिए रवीश कुमार ने टीवी पर खूब नाम और पैसा कमाया। प्राइम टाइम से लेकर हम लोग, रवीश की रिपोर्ट और देश की बात जैसे कार्यक्रम किए। मिड 90s का दौर था, केंद्र में मनमोहन की सरकार थी। उस समय अगर कुछ भी गलत होता तो रवीश कुमार अपनी रिपोर्टिंग में सरकार से सवाल पूछने के बजाय उसका ठीकरा सीधे आम जनता पर फोड़ देते थे। 2010 में दिल्ली में पानी की भारी किल्लत थी, तब सरकार की जवाबदेही तय करने के बजाय वे टैंकर पर चढ़कर जनता को ही दोषी ठहराते नजर आए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पानी की समस्या सरकारी है और सरकार इसे दूर करेगी तो 100% गलत है। ये भारत के किसी बियाबान की तस्वीर नहीं है, ये दक्षिण दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी गांव की तस्वीर है। लेकिन जैसे ही YouTube पर आए, हर छोटी बड़ी समस्या के लिए सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार हो गई। 2010 में रिक्शा भारत की पहचान था, उस पर बैठकर भावुक रिपोर्टिंग होती थी। ऐसा क्यों है कि कोई भी सरकारी नीति रिक्शे को बढ़ावा नहीं देती? आज जब केंद्र सरकार रिक्शा और ई रिक्शा को प्रमोट कर रही है तो वही चीज रवीश कुमार के लिए बेरोजगारी का प्रतीक नजर आने लगता है। आज जाम है तो इस वजह से कि कहीं और काम नहीं है। भारत की सड़कों पर ई रिक्शा के बढ़ने का संबंध सीधे सीधे बढ़ती बेरोजगारी से। देखिए, यही फर्क है, यही दोगलापन है। और अगर ये सब रिटायरमेंट के साथ खत्म हो जाए तो जनता को इससे बड़ी राहत क्या मिलेगी? और फिर बात आती है चाटुकारिता की। चाहे लोकसभा चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो या हाल ही के बिहार चुनाव, रवीश कुमार ने खुले तौर पर विपक्षी नेताओं का पीआर संभाला है। देखिए, हम हवा में आरोप नहीं लगा रहे, आप खुद देखिए कैसे तेजस्वी यादव की टी-शर्ट को युवाओं से जुड़ने का प्रतीक बना दिया गया। तेजस्वी यादव अलग अलग रंग की टी-शर्ट में क्यों नजर आ रहे हैं? क्या टी-शर्ट तेजस्वी यादव को इस चुनाव में नया मेकओवर दे रही है? कैसे उसे किसी चुनावी रणनीति से जोड़कर पेश किया गया। पहले राहुल गांधी की टी-शर्ट पर यही प्रयोग हुआ और अब वही कीड़ा तेजस्वी यादव तक पहुंच गया है। और केवल टी-शर्ट ही नहीं, राहुल गांधी की बाइक चलाने वाली वीडियो को भी रवीश कुमार इस तरह रोमांटिसाइज किया करते हैं जैसे वो कोई ऐतिहासिक आंदोलन हो। थंबनेल बनता है, बेफिक्र राहुल, परेशान बीजेपी। मतलब जो खुद दूसरों को गोदी मीडिया और अंधभक्त कहता है, वो विपक्षी नेताओं की टी-शर्ट और बाइक सवारी को जिस तरह फैंटेसाइज करता दिखता है, उसे क्या कहेंगे बताइए? वैसे इसके बाद बात आती है हिंदू मुस्लिम नैरेटिव की, जो खुद दावा करते हैं कि गोदी मीडिया समाज में सांप्रदायिक जहर घोल रहा है। असल में वही इस नैरेटिव के सबसे बड़े उपभोक्ता होते हैं। बिहारी होते हुए छठ जैसे बड़े हिंदू पर्व का मजाक उड़ाना, हिंदुओं को अनपढ़ कहना, लेकिन बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या पर चुप्पी साध लेना, मुहर्रम के दौरान हिंसा, पत्थरबाजी और मंदिरों के अपमान पर एक शब्द नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क में जोरन ममदानी मेयर बनते हैं तो दिन रात उन्हीं के गुणगान वाले वीडियो बनाना। जी हाँ, देखिए जरा ये YouTube के कुछ टाइटल्स। मुसलमान के नाम पर घेरा ममदानी को, ममदानी ने उसी नाम पर दिया जवाब, कैसे पलटा चुनाव। उन मुद्दों से लड़कर जीत गए ममदानी जिस पर चुप हो जाते हैं भारत के नेता। मतलब हिंदू मुस्लिम का कार्ड सालों से खेला जा रहा है और अगर रिटायरमेंट के साथ इस तरह की ध्रुवीकरण वाली पत्रकारिता भी रुक जाए तो देश को उससे भी राहत मिलेगी। अब आखिर में बात आती है
फेक न्यूज की। तो दोस्तों दिन खत्म हो सकता है, लेकिन रवीश कुमार की भ्रामक खबरों के किस्से खत्म नहीं होंगे। 2024 मई में रवीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गलत सूचना फैलाई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के आधार को बदलने की योजना बना रही है। ये गलत सूचना केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अमर उजाला को दिए गए एक साक्षात्कार पर आधारित थी। तो इस फेक न्यूज का फैक्ट चेक खुद राजनाथ सिंह ने करते हुए यह स्पष्ट किया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की अन्य पार्टियों ने संविधान में 80 से 90 बार संशोधन किया। 1976 में इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में ही उसका सार बदल दिया। आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर होना चाहिए, और भारत में इस समय आरक्षण गरीबी के आधार पर ही दिया जा रहा है। इसे खत्म करने का तो सवाल ही नहीं उठता। विपक्ष कहता है कि हम धर्म के नाम पर आरक्षण देंगे। मैं विपक्ष से कहता हूं कि अल्पसंख्यकों से झूठ ना बोले। खैर, जैसा आपको पता ही है कि रवीश कुमार ऐसे झूठ फैलाने के आदतन अपराधी है, तो वैसे बार बार वे ऐसा करते रहे हैं। जैसे कि 7 मई 2023 को उन्होंने फेसबुक पर गुजरात राज्य से लापता 40,000 महिलाओं के बारे में दहशत फैलाई। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक भ्रामक लेख का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी से पूछिए गुजरात की लड़कियां कहां गायब है। क्या मोदी जो 6 करोड़ गुजरातियों के गौरव की बात करते हैं हमें 40,000 लापता लड़कियों के बारे में बता सकते हैं? अब देखिए, इस बात पर गुजरात पुलिस ने खुद ट्वीट की एक श्रृंखला में बताया कि कैसे 2016-2020 के बीच 41,621 महिलाएं लापता हुई हैं, जिनमें से 39,497 या लगभग आप कहें तो 95% महिलाओं का पता लगाकर उन्हें उनके परिवारों से मिला दिया गया। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि रवीश कुमार रिटायर होंगे या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या भारतीय पत्रकारिता को ऐसे दोगलेपन, चाटुकारिता, ध्रुवीकरण और फेक न्यूज से रिटायरमेंट मिलनी चाहिए या नहीं। अगर रवीश कुमार सच में पत्रकारिता से संन्यास ले लेते हैं तो ये किसी की हार नहीं होगी, ये जनता के लिए राहत होगी और शायद भारतीय पत्रकारिता के लिए भी एक नई शुरुआत। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।